नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा की, जिसके आधार पर इस भारत परिषद अधिनियम 1919 को लाया गया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे इस अधिनियम में कौन से प्रमुख प्रावधान थे और किन प्रमुख प्रावधानों को पहली बार भारतीय प्रशासन में समाहित किया गया था। आइए एक एक करके उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सचिव भारतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। उस भारत सचिव के संदर्भ में कई प्रमुख संशोधन किए गए, प्रमुख प्रावधान लाए गए, जिनमें प्रमुख था कि 1858 में जब भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और उसके सहायतार्थ भारत परिषद का गठन किया गया, तो उस समय से लेकर अभी तक अर्थात 1919 तक उसके वेतन आदि का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश राजस्व पर उसके वेतन भारित हो गए। आरंभ से अर्थात 1858 के बाद से कुल 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति अंग्रेजी सरकार करती थी, ब्रिटिश सरकार करती थी, और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी किया करती थी। इस 15 सदस्यों की इस 15 संख्या को घटाकर अब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। तीसरी बात, भारतीय प्रशासन में इसकी सहायता के लिए उच्च आयुक्त की व्यवस्था की गई। ये सारी बातें पहली बार हो रही थीं। इनके अतिरिक्त भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। केंद्र में भी व्यापक परिवर्तन किए गए। सबसे प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके जन्मदाता लियोनल कार्टियस माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था। ध्यान रहे, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत इस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया प्रांतों की जगह। केंद्र में भी हालांकि इस अधिनियम से काफी परिवर्तन किए गए, जैसे कि सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का सृजन किया गया, अर्थात 2 सदन हुआ करते थे, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का हुआ करता था। उच्च सदन में कुल सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित हुआ करते थे और 26 मनोनीत हुआ करते थे, जबकि निम्न सदन में कुल सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित हुआ करते थे और 41 मनोनीत हुआ करते थे। बजट पर स्वीकृति देने का अंतिम अधिकार निम्न सदन को प्राप्त था। बाकी सारी चीजों में शक्तियां समान थीं। इसके बाद
विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। इस अधिनियम के तहत स्पष्ट विभाजन किया गया। कुल विषय उनको सबसे पहले केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांटा गया। उसके बाद प्रांतीय विषयों को द्वैध शासन प्रणाली के सिद्धांत के तहत आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इनके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई और आवश्यकता पड़ने पर वैसे अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र विषय का तो विभाजन हो गया था स्पष्टतया, केंद्र सूची और प्रांतीय सूची में विभाजित किया गया था। यह अलग बात है कि प्रांतीय सूची के विषयों को बाद में दो भागों में फिर बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो इन प्रांतीय विषय और केंद्रीय विषय की सूची में नहीं आते थे उनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता था। वर्तमान में भी जब हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करेंगे तो हमारे देश में वर्तमान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो इस प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त अगर जरूरत पड़ती तो सपरिषद वायसराय पूरे भारत के लिए कानून बना सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें भारत सचिव के अनुमोदन की आवश्यकता होती। ये 2 खासियत थी इसमें। अब निर्वाचन की बात करें सबसे पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ इसी अधिनियम से हुआ था। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत लाया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पहले की भांति थी जैसा कि 1909 ईस्वी में था। 1909 के अधिनियम के तहत लाया गया था, लेकिन इस बार इसका विस्तार कर दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में। वो क्या था, इस बार सिखों को भी दिया गया, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, ईसाइयों के लिए की गई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों को भी इसके दायरे में लाया गया। मत देने का अधिकार अधिनियम 1909 के तहत संपत्ति था। मत देने के अधिकार का आधार उसको यथास्थिति रहने दिया गया कि 10,000 वो या तो कर देते हो या रुपए, या 15,000 रुपए या उससे अधिक उनकी मासिक आय हो। यह व्यवस्था समान थी 1909 के अधिनियम और 1919 के अधिनियम में।
बजट को केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट में बांट दिया गया, अर्थात केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांत अपना अलग बजट तैयार करते थे और केंद्र अपना अलग बजट तैयार करता था। अब आते हैं उस बिंदु पर जो इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है और जिसके लिए यह प्रसिद्ध हुआ, वह था द्वैध शासन प्रणाली, जो कि प्रांतों में लागू की गई थी। प्रांतों में लागू की गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित, जो सीधे संबंधित हुआ करते थे, उन विषयों को रखा गया था, जैसे वित्त, पुलिस, न्याय और विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले व्यापार। हस्तांतरित विषय में उन विषयों को रखा गया था जो सीधे जनता के कल्याण से संबंधित हुआ करते थे, यानी कि लोक कल्याणकारी विषयों से संबद्ध विषयों को इसमें रखा गया था हस्तांतरित विषय में। अब इसका क्या फर्क हो गया कि इस प्रकार प्रांत की कार्यपालिका दो भागों में बट गई, एक आरक्षित विषय के संदर्भ में और एक हस्तांतरित विषय को लेकर। आरक्षित विषय में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को था, लेकिन अपनी परिषद के सदस्यों के साथ। लेकिन हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से नियम बनाते थे। ये भारतीय मंत्री व्यवस्थापिका सभा से लिए जाते थे और इनकी पदच्युति और नियुक्ति दोनों का अधिकार गवर्नर के हाथों में था, प्रांत के गवर्नर के हाथों में था। इस प्रकार प्रांतीय कार्यकारिणी दो भागों में बट गई, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी और जो नहीं थी। गवर्नर और उनकी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी गवर्नर और भारतीय मंत्री थे। इन शॉर्ट अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो लोक कल्याणकारी विषयों के लिए भारतीयों को ही शामिल किया गया था। इसके तहत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था ली कमीशन या ली आयोग। इस ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यह भी इसकी प्रमुख विशेषता थी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे और इसी का कहीं ना कहीं अनुकरण करते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 को लाने की कोशिश की गई और लाया भी गया। उसमें इसी भारत परिषद अधिनियम 1935 में इसी के प्रस्तावना का प्रयोग किया गया है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आप यहां देख रहे हैं, बस थोड़ा फेर बदल किया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि यहां पर द्वैध शासन प्रणाली को प्रांत में लागू किया गया, जिसके लिए प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत इस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया और केंद्रीय विषय को दो भागों में बांटा जाएगा। वहां हम लोग पढ़ेंगे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, और दोनों कैटेगरी का स्वभाव लगभग ऐसा ही है। वहां भी आरक्षित विषय में प्रशासन से संबंधित मुद्दे हुआ करते थे और होंगे, और हस्तांतरित विषय में लोक कल्याणकारी विषय हुआ करते थे और विशेष बातें नहीं है। एक भारत परिषद अधिनियम 1935 1919 के सदृश ही है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग 1935 को डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।